So hello and welcome to my channel. All of you who are present here at taking my lecture on Lost Spring Stories of Stolen Childhood, which is the second chapter of Flamingo for class 12th. And we are preparing for the board exams. And for preparing for board exams, you have to know each and every chapter in detail with particular perfect explanations. ठीक है, तो अब हम हैं लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के पार्ट 3 पे। पार्ट 2 और 1 हम पहले कर चुके हैं, पार्ट 3 हम कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा है या यहाँ पे आके वो कंफ्यूज हो जाएं कि मैम एकदम से पार्ट 3 करा रही है, क्योंकि स्टोरी जो है यहाँ से शुरू होगी आई वांट टू ड्राइव अ कार। अब इससे पहले वाली स्टोरी की एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, देन यू कैन लैंड ऑन हेयर। ठीक है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और फिर पार्ट 3 को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने आपको राइटर के बारे में, पोएम है तो पोएट के बारे में, स्टोरी है तो ऑथर के बारे में, राइटर नरेटर के बारे में पहले मैं आपको वो बताती हूँ। उसके बाद स्टोरी का स्ट्रक्चर, उसका प्लॉट, ठीक है, उसका प्लेटफॉर्म वगैरह बताने के बाद, उसका जस्ट समरी बताने के बाद जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह स्टार्ट करती हूँ देनी। और लाइन बाय लाइन हम कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन डिटेल में आपको चैप्टर को समझना। समरीज गाइड से आप पढ़ लेंगे या समरी कहीं से देख के पढ़ लेंगे, किसी बुक से या किसी वीडियो से या कहीं से भी, तो वो एफिशिएंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो आपको जो है एक्सप्लेनेटरी वीडियोस या लेसन्स या स्टोरीज या लेक्चर्स की ज़रूरत है फॉर बोर्ड प्रिपरेशन। वाई? बिकॉज दे विल गिव यू एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, है ना। एक्सट्रैक्ट बेस्ड आते हैं, डायलॉग बेस्ड आते हैं, बीच में से कहीं की भी स्टोरी, कोई सी भी चैप्टर से किसी भी डायलॉग या इंटरव्यू या पैराग्राफ लेकर आपसे पूछ सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आपको वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज होती है, और आपको पता होना चाहिए कि आपको आंसर्स कैसे फॉर्म करने हैं और कैसी वोकैबुलरी अपने आंसर्स में यूज़ करनी है, कैसे कंसेप्ट यूज़ करने हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैरेक्टर एनालिसिस रोज आपको जब ही समझ में आएगा जब आप स्टोरी अच्छे से पढ़ेंगे, किसने क्या बात बोली, क्यों बोली, उसका कैरेक्टर पता लगता है ना हमें, उसकी पर्सनैलिटी, है ना, कि नरेटर कैसा है या जो कैरेक्टर है स्टोरी में। जैसे अभी हम इस स्टोरी में साहिब आलम के बारे में हमने सुना पढ़ा, तो उससे आपको पता लग गया कि वो कैसा है, कैसी उसकी लाइवलीहुड है, कैसा लाइफस्टाइल है ना, उसकी पर्सनालिटी के बारे में। तो कैरेक्टर स्केच आप प्रॉपर और अच्छा एक रिच आंसर जब भी लिख कर आएंगे जब आपको चैप्टर जो है वो इन डिटेल पता होगा। तो दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू ईच एंड एवरी चैप्टर इन पार्ट्स। ठीक है, पूरा एक साथ नहीं हो सकता क्योंकि लेंदी चैप्टर्स हैं, लेंदी एक्सप्लेनेशंस हैं। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, ऑब्वियसली एक साथ तो टीचर कोई भी पूरा नहीं कराता चैप्टर, स्कूल में भी ना थोड़ा थोड़ा करके ही हम करते हैं। तो दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू ऑल दीज थिंग्स इन पार्ट्स। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो जाती है, जैसे कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 3 पार्ट 4 नहीं समझ में आ रहा, तो आप जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है, ठीक है, फ्लेमिंगो क्लास 12, वहाँ पे आपको सारे ही पार्ट, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। और जो लाइव नहीं ले सकते वो रिकॉर्डेड देख लें, लेकिन आपको इंग्लिश को टाइम देना पड़ेगा, इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपका एक सब्जेक्ट है फॉर CBSE बोर्ड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। और स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि यू हैव टू बी विद योर टेक्स्ट बुक्स ओपन, है ना। टेक्स्ट बुक्स आप लेके बैठेंगे अपनी, फ्लेमिंगो पार्ट चैप्टर 2 निकालेंगे, और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि लास्ट आपने कहाँ पे मार्क करना है, उसके बाद आप ये वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे रीडिंग मेरे साथ करना। ठीक है, मार्क करते रहेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बींग इट्स ओन मास्टर। अब यहाँ देखिए साहिब आलम की बात खत्म हो गई है, हम पार्ट 2 पे आ गए हैं स्टोरी के। मुकेश की बात होगी यहाँ पे, किस कौन से नेक्स्ट कैरेक्टर है, मुकेश। इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क। ठीक है, तो मुकेश के बारे में यहाँ बात हो रही है, वो अपना ड्रीम एक्सप्रेस कर रहा है क्या, कि वो जो है एक कार को ड्राइव करना चाहता है, विच सिम्बलाइजेज फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। जब वो अपने ड्रीम को बता रहा है, ठीक है, तो वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कि क्या सिंबलाइज कर रहा है ड्रीम को बताना, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। और उसका ड्रीम क्या है कि ड्राइव करनी है उसे कार्स। ही डज नॉट वॉन्ट टू रिमेन ट्रैप्ड इन हिज फैमिली ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। ठीक है, मुकेश जो है वो ट्रैप नहीं रहना चाहता अपनी फैमिली के ऑक्यूपेशन के अंदर, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के अंदर। और वो क्या है, बैंगल मेकिंग का। ठीक है, हिज डिक्लेरेशन शोइंग डिटर्मिनेशन एंड अ डिजायर अप टू ब्रेक अ सोशल बैरियर्स। वो चाहता है कि ये जो सोशल बैरियर्स हैं, ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन है, इसको वो ख़त्म करे। द नरेटर क्वेश्चंस हिज नॉलेज, हाईलाइटिंग द गैप बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इन लाइंस के मदद से हम पता लग रहा है कि नरेटर क्या कर रहा है, क्वेश्चन अप कर रहे हैं
ठीक है, कि ड्रीम और रियलिटी में गैप आ रहा है यहाँ पे, है ना। जो राइटर हैं वो क्या कर रही हैं, नॉलेज भी देख रही हैं अपनी, और हाईलाइट किसको कर रही हैं, वो गैप को रियलिटी में और एक ख्वाब को, है ना। मुकेश ड्रीम्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड चैलेंजेस हिज इनहेरिटेड ऑक्यूपेशन बैंगल मेकिंग का है, तो वो चाहता है कि ये चैलेंजेस वो फेस ना करे और एक इंडिपेंडेंट जो है पर्सन बने अपने लाइफ में। उसका ड्रीम क्या था, ड्राइव करना कार्स को। ओके, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। अब हमें पता लग रहा है वो मुकेश कहाँ था, फिरोजाबाद में रहता था, ठीक है, साहिब आलम सीमापुरी में, याद रखेंगे आपके। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद जो है वो जो जगह है, टाउन है, ये किसके लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, हर दूसरी फैमिली जो है फिरोजाबाद की वो बैंगल मेकिंग में लगी हुई है। It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces. अब क्या बता रहे हैं कि इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के बीच में ये टाउन है फिरोजाबाद, जहाँ से ग्लास लेके बैंगल्स बनाई जाती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जनरेशन जो हैं काम करती हैं। फर्नेसेस क्या होते हैं, भट्टियाँ, जहाँ पे जो है चूड़ियाँ बना के, लाख की अगर आपने चूड़ियाँ देखी हैं, शीशे की चूड़ियाँ देखी हैं, तो उनको फॉर्म करके उसके अंदर डाला जाता है, ठीक है, फर्नेसेस के अंदर, ताकि वो सॉलिड हो जाए, ठीक है, शेप उनकी फॉर्म हो जाए। तो वो ये बता रहा है मुकेश कि यहाँ पे मैं रहता हूँ और इस तरह से यहाँ पे काम होता है। एक बार और इसको समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन और रिवीजन पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए दिया है ताकि आप बाद में भी इसको रीड आउट कर सकें या अपने आंसर्स में यूज़ कर सकें। मुकेश कॉन्फिडेंटली स्टेट्स दैट ही विल लर्न, शोइंग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है, बस उसका ड्रीम पहले उसने बताया कि मुझे कार्स को ड्राइव करना है। हिज ड्रीम इज कंपेयर टू अ मिराज, मीनिंग इट सीम्स डिस्टेंट एंड डिफिकल्ट टू अचीव, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक लाइन आई थी, हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, मिराज मतलब बहुत ऊंचा, ठीक है, ऊंचाई। तो उसका जो ड्रीम है वो कंपेयर किया जाता है मिराज से, ऊंचाई से। क्या मतलब हुआ कि इट सीम्स डिस्टेंट, बहुत दूर भी है, और डिफिकल्ट टू अचीव, ना वो अचीव कर सकता है। क्यों नहीं अचीव कर सकता है, क्यों नहीं पहुंच सकता, वो इसीलिए क्योंकि फिरोजाबाद में वो रहता है। इज इंट्रोड्यूस एज अ टाउन डोमिनेटेड बाय अ बैंगल इंडस्ट्री, बैंगल इंडस्ट्री जो है एक टाउन है फिरोजाबाद, वो उसको डोमिनेट करती है। जनरेशंस हैव बीन ट्रैप्ड इन दिस ऑक्यूपेशन शोइंग लैक ऑफ चेंज, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग हैं क्या करते हैं, अपने ऑक्यूपेशन में ट्रैप्ड हैं और कोई चेंज अभी तक नहीं आया है। तो मुकेश का यहाँ पे जो ड्रीम है वो कंट्रास्ट किया गया है विद द हार्श रियलिटी ऑफ जनरेशनल लेबर, ठीक है, जनरेशन लेबर से। चलिए आगे देखते हैं। वेल्डिंग ग्लास, कौन से ग्लास की बात हो रही है, वेल्डिंग ग्लास, ओके। Welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems Mukesh's family is among them. Okay. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures, in dingy cells without air and light. अब उस जगह को एक्सप्लेन किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है, कि कहाँ पे और कैसे काम करते थे बच्चे और लोग भी, फैमिलीज भी। द बैंगल इंडस्ट्री सर्व्स अ होल कंट्री बट एक्सप्लॉइट वर्कर्स, ठीक है ना। जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे फिरोजाबाद में, वो सब क्या बोल रहे हैं राइटर कि सबको सर्व करती है, वो क्या सर्व करती है, बैंगल्स। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। कैसे, मुकेश इज फैमिली इज अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, मुकेश की जो फैमिली वो सिस्टम की पार्ट है। कैसे पार्ट है देखते हैं। दे आर अनअवेयर ऑफ चाइल्ड लेबर लॉज, क्योंकि उन्हें चाइल्ड लेबर लॉज के बारे में नहीं पता। शोइंग लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इससे हमें क्या पता लगता है कि लैक ऑफ एजुकेशन भी है उन लोगों के बीच में और लैक ऑफ अवेयरनेस भी है। दी वर्किंग कंडीशंस आर एक्सट्रीमली अनहेल्दी एंड अनसेफ, जो वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस है उस इंडस्ट्री में वो एक्सट्रीमली अनहेल्दी भी हैं, ठीक है, बॉडी के लिए, और अनसेफ भी हैं। कैसे, यहाँ एक्सप्लेन किया गया, देखिए, लाइक टू वर्क इन अ ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर्स, टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई वहाँ पे होते हैं। डिंजी सेल्स, मतलब जो रूम्स होते हैं वो डिंजी बताए गए हैं, मतलब छोटे छोटे बंद कमरे, विदाउट एयर एंड लाइट, ना वहाँ एयर पहुँच पाती है ना एयर लाइट पहुँच पाती है, ठीक है। चाइल्ड लेबर कंटिन्यूज ड्यू टू इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि चाइल्ड लेबर हो रहा है और कंटिन्यू आ रहा है, हो रहा है जनरेशन के अंदर, इग्नोरेंस की वजह से और पॉवर्टी की वजह से, प्लस अनएजुकेटेड होने की वजह से, ठीक है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, were they slogged their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Mukesh's eye beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt.
इसका मतलब क्या हुआ, इफ लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, अगर लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, बहुत सारे चिल्ड्रन जो वहाँ काम कर रहे हैं बच्चे, उनको बचा लिया जाएगा। ये एक फ्रेज यहाँ पे आया है, लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, ये फ्रेज यहाँ पे यूज हुआ है ना, आप देख सकते हैं अपने बुक्स में भी चैप्टर में, लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। इसका क्या मतलब है फ्रेज का, सजेस्ट बोथ फिजिकल एंड इमोशनल डैमेज। ठीक है, इससे इमोशनल डैमेज भी शो हो रहा है और क्या फिजिकल डैमेज भी। फिजिकल कैसे, कि जो ब्राइटनेस है आईज की, ठीक है, जो पार है देखने की, वो तो वो भी खत्म हो जाएगी जब वो ऐसे ग्रिंजी सेल्स में काम करेंगे अंधेरे में, बिना लाइट के, बिना एयर के, ना। तो और इमोशनल कैसे, इमोशनल कैसे, कि वो एक जो रियलिटी है बाहर निकल के उस टाउन से, ठीक है, दुनिया को देखने की, इंडिया को देखने की, ठीक है, एक्सप्लोर करने की, वो भी उनकी खत्म हो जाएगी। ब्राइटनेस जो है वो डार्कनेस में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काम करके। मुकेश स्टिल शोज होप एंड प्राइड इन हिज होम, हिज ऑप्टिमिज्म कंट्रास्ट विद हार्श रियलिटी, है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें, ये जो फ्रेज है दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है आपको। होप एग्जिस्ट इवन इज हार्श कंडीशंस, ऐसी हार्श कंडीशंस में काम करने के बावजूद भी मुकेश जो है वो, उसके अंदर एक होप है कि मैं यहाँ से निकलूंगा, और जो उसका ड्रीम है कि मुझे कार्स को ड्राइव करना है, वो भी मैं पूरा करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी वॉक डाउन स्टिंजिंग लेन्स, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। अब एक यहाँ पे देखिए उस जगह को और एक्सप्लेन किया जा रहा है जहाँ पे फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग का काम होता है। पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. He stops at the door of one such house. ठीक है, और नरेटर क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ पुअर लिविंग कंडीशंस, बहुत पुअर लिविंग कंडीशंस है और एक्सट्रीम पॉवर्टी है। तो इन्वायरमेंट रिफ्लेक्ट नेग्लेक्ट एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट। जो इन्वायरमेंट वहाँ का बताया गया है कि लेन्स कैसी हैं, छोटी छोटी पतली पतली, और गार्बेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं, है ना। डोर्स जो हैं वो भी टूटे हुए हैं, जैसे अभी गिर जाएंगे, वॉबली मतलब गिर जाएंगे बिल्कुल। वुडन वॉल्स हैं, टूटे हुए डोर्स हैं। और क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉल्स कैसी हैं, पेंट नहीं हुए हुए, क्रम्बल्ड है ना, खराब हुई हुई हैं। और नो विंडोज, विंडोज नहीं है उनके रूम्स में। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, कैसे क्राउडेड है ये जगह, टाउन, ह्यूमन फैमिलीज भी वहाँ पे रह रही हैं और एनिमल्स भी रह रहे हैं, जैसे कि कैट्स एंड डॉग्स को एग्जिस्ट इन अ प्री एमेबल स्टेट। प्रीमेबल स्टेट मतलब बहुत खराब कंडीशन में, बहुत खराब कंडीशन में। ही स्टॉप्स एट डोर ऑफ वन सच हाउस। अब नरेटर बता रहे हैं कि यहाँ पे मैं एक घर में रुकी। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी और पुअर लिविंग कंडीशंस, द एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट नेग्लेक्ट एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट। जो मैंने आपको बताया कि डोर्स, विंडोज और वॉल्स के बारे में, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रही काफी टाइम से। ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर शो प्रिमिटिव कंडीशंस, है ना। तो ह्यूमंस और एनिमल्स जो है यहाँ एक साथ रहते हैं, प्रिमिटिव कंडीशंस दिखाए, इसका ऐसा शो हो रहा है देखने के बाद उस टाउन को। मुकेश होम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंट। अब मुकेश का जो घर है वो भी इसी एक सोसाइटी का, एक रीजन का पार्ट है, इसी इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, पॉवर्टी इज रिफ्लेक्टेड इन बोथ लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। सो पॉवर्टी यहाँ पे रिफ्लेक्ट की जा रही है लिविंग कंडीशंस में भी और वर्किंग कंडीशंस में भी। ठीक है, तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब आगे बढ़ते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, bangs a wobbly iron door with his foot. He pushes it open. We enter a half-built shack. अब इसका मतलब क्या है, देखें यहाँ पे अभी मुकेश लीड्स अ नरेटर टू हिज होम। ठीक है, मुकेश क्या कर रहा है, अपनी जो नरेटर हैं, जो स्टोरी लिख रही हैं, उनको अपने घर की तरफ लेके जाता है। विच रिफ्लेक्ट्स द पुअर लिविंग कंडीशंस। अब नरेटर कैसे बता रही है उसके घर को, मुकेश घर को, कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा पुअर लिविंग कंडीशंस है। द ब्रोकन डोर, डोर कैसा था उसके घर का, टूटा हुआ था। एंड हाफ बिल्ड स्ट्रक्चर, मतलब जो घर था वो हाफ बिल्ड था। शो लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और इससे क्या पता लग रहा है जो उसका घर है वो कैसा है, टूटा हुआ है, हाफ बिल्ड है, और इससे देखने से पता लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है पूरी तरह से। इट हाईलाइट्स द स्ट्रगल ऑफ डेली लाइफ, है ना। डेली लाइफ के स्ट्रगल्स उस घर को देख के शो हो रहे थे, उनकी कंडीशंस को देख के शो हो रहे थे। दिस सेटिंग क्रिएट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, मुकेश's होम रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक हार्डशिप एंड इंस्टेबिलिटी, है ना। इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी हैं, इंस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। और कैसा घर था ये आप याद रखेंगे मुकेश का, कि ब्रोकन डोर था और हाफ बिल्ड स्ट्रक्चर था। ठीक है, जो कि यहाँ पे बताया है राइटर ने। चलिए, इन वन पार्ट ऑफ इट, अब उस हाउस को डिस्क्राइब कर रही है नरेटर। इन वन पार्ट ऑफ इट, thatched with dead grass, in a firewood stove over which sit a large vessel of sizzling spinach leaves,
On the ground, in large aluminum platters, are more chopped vegetables. अब उस घर में क्या रखा हुआ था वो बता रहे हैं. द किचन एरिया इज सिंपल एंड पोअरली कंस्ट्रक्टेड. तो किचन का एरिया कैसा बताया है? थैच्ड, यानी वन पार्ट ऑफ इट्स थैच्ड विद डेड ग्रास. तो क्या बता रहे हैं, चिकन का जो किचन का जो एरिया था उस घर के अंदर वो कैसा था? सिंपल था और पुअरली कंस्ट्रक्टेड था, मतलब प्रॉपर वे में किचन नहीं बना हुआ था. ठीक है. द फूड बीइंग प्रिपेयर्ड इज बेसिक. अब फूड की बात हो रही है ना. यहाँ पे भी देखिए ऊपर लाइंस में आया है, इन अ फायरवुड स्टोव ओवर विच. फायरवुड स्टोव मतलब जो स्टोव था पूरा, जैसे हम लोगों के घरों में आप देखते हैं क्या है, सिलेंडर है, एलपीजी है, गैस है ना, प्रॉपर जो उसका सिस्टम होता है सब कुछ है, स्टोव वगैरह. लेकिन वहाँ पे कैसा बता रहा है? फायरवुड का स्टोव है ना उसके घर में. ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल. उसके ऊपर एक लार्ज वेसल रखा हुआ था. सिजलिंग स्पिनिश लीव्स. उसमें क्या पक रही थी? स्पिनिश लीव्स पक रही थी. बेटा सेकंड. ओके. सो वहाँ पे क्या था, किचन में एक वुड फायरवुड स्टोव रखा हुआ था, उसके ऊपर एक वेसल था. ठीक है. और उसमें क्या होता था, क्या कुक किया जा रहा था? स्पिनच लीव्स. ठीक है. द फूड बीइंग प्रिपेयर्ड इज बेसिक शोइंग लिमिटेड रिसोर्सेज. तो फूड जो उसने देखा नरेटर ने, वो क्या देख रही हैं, क्या बता रही हैं कि बेसिक फूड की प्रिपरेशन हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि लिमिटेड रिसोर्सेज है क्योंकि फायरवुड का स्टोव है. ठीक है. द यूज़ ऑफ फायरवुड इंडिकेट्स लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़, है ना. मैंने आपको बताया यहाँ पे कि फायरवुड का जो स्टोव यूज़ किया जा रहा है उसके घर में, मुकेश के घर में. ठीक है. तो क्या बता रहा है कि लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़, मतलब मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं है. ठीक है. दिस रिफ्लेक्ट अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल एंड सिंप्लिसिटी. तो हमें इससे क्या पता लग रहा है कि लाइफ कैसी है उन लोगों की? स्ट्रगल वाली है और सिंप्लिसिटी लाइफ है, सिंपल लाइफ है. ठीक है. अब देखें, द फैमिली सर्वाइव्स विद मिनिमल रिसोर्सेज एंड बेसिक फूड. तो वो इससे पता लग रहा है कि वो जो है मिनिमल रिसोर्सेज के साथ और सिंपल फूड खाते हैं. इससे ये भी पता लग रहा है कि कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है और उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है उस टाउन में. ठीक है. अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. अब यहाँ पे एक यंग वुमेन की बात हो रही है, फ्रेल. अ फ्रेल यंग वुमन. फ्रेल क्यों आया है? फ्रेल मतलब फिजिकली वीक. ठीक है. फिजिकली वीक इंडिकेटिंग पुअर हेल्थ. यहाँ मैंने आपको नीचे भी एक्सप्लेनेशन में दे दिया है कि फिजिकली वीक है वुमेन और कैसी क्या इंडिकेट हो रहा है इससे कि पुअर हेल्थ है ना. तो अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother, not much older in years. तो यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि द यंग वुमेन इन फिजिकली वीक इंडिकेटिंग पुअर हेल्थ, वो क्या कर रही थी? खाना बना रही थी शाम का. ठीक है. इवनिंग मील प्रिपेयर कर रही थी पूरी फैमिली के लिए. और वो कौन थी? मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी. और मुकेश ये भी बताया गया है कि मुकेश नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, मतलब कि जो उसका बड़ा भाई है मुकेश का, वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है. ठीक है. तो मतलब ये दिखाया गया है कि शादी भी बहुत जल्दी हो गई है. ठीक है. डिस्पाइट हार्श कंडीशन शी स्माइल्स. इतनी हार्श कंडीशंस होने के बावजूद भी वो जो वुमेन है वो क्या करती है? नरेटर को स्माइल पास करती है. फॉलोइंग रिजिलियंस. रिजिलियंस है ना. रिजिलियंस क्या होता है कि हाँ वो उस कंडीशन में बर्दाश्त
कर रही है, उस कंडीशन को वहाँ पे रह रही है, ठीक है। इसलिए जो उसकी आईज हैं, थ्रू आईज फिल्ड स्मोक शी स्माइल्स, तो आईज जो फिल्ड है उसकी, वो किससे कंपैरिजन किया है, विथ स्मोक शी स्माइल्स, स्मोक के साथ याद रखें, ठीक है। शी हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट अ वेरी यंग एज, तो छोटी सी उम्र में ही उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस रिफ्लेक्ट्स अर्ली बर्डन ऑफ एडल्टहुड इन पुअर फैमिलीज, तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अर्ली बर्डन शो हो रहा है एडल्टहुड का पुअर फैमिलीज में। और ये आप याद रखेंगे, थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, ठीक है। वुमेन बियर हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्पाइट हार्श कंडीशन, सो स्मोक जो है ना यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के उस साथ मैच हो रहा है, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके पास है, उसके बावजूद भी वो स्माइल कर रही है नैरेटर को देखकर, ठीक है। आगे देखते हैं, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज दी बहू, ठीक है, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall. अब और ज़्यादा देखते हैं इसको और एक्सप्लेन करते हैं। तो यंग वुमेन जो खाना पका रही थी, जो एल्डर मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है, वो क्या उस पर क्या बता रहे हैं कि उस पर ऑलरेडी अथॉरिटी थी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, बहुत हैवी बर्डन था, ठीक है। हाउएवर शी फॉलोज ट्रेडिशनल कस्टम्स, लेकिन उनके घर में कैसा कस्टम थे, ट्रेडिशनल कस्टम्स को फॉलो किया जा रहा था। जैसे ही उसका अगर ओल्डर मैन एंटर हो जाता है घर में, जैसे उसके फादर इन लॉ हैं या मुकेश है, तो क्या करती है, रिस्पेक्ट के लिए वो अपने आप को वॉल के पीछे छुपा लेती है, छुप जाती है। अब इससे क्या पता लग रहा है, वॉल के पीछे छुप जाना, अगर फादर इन लॉ आ गए हैं या मुकेश आ गया, तो क्या मतलब पैट्रियार्कल नॉर्म्स यहाँ पे शो हो रहे हैं कहानी में। दिस हाईलाइट्स जेंडर रोल्स इन सोसाइटी, यहाँ पे जेंडर रोल्स आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैट्रियार्कल सोसाइटी, ट्रेडिशनल कस्टम्स है ना, इन दी हाउस, इन दी फैमिलीज, तो वो अभी तक फॉलो किए जा रहे हैं। और वो क्या करती थी, जब भी कोई मैन एल्डर मैन एंटर हो रहा है घर में, तो वो अपने आप को छुपा लेती थी, किसके पीछे, वॉल्स के पीछे, ब्रोकन वॉल्स। शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड दी ब्रोकन वॉल्स, ठीक है। इस तरह से इसको आप समझेंगे। और यहाँ पे ये भी बात समझेंगे कि हाईलाइट किसको कर रहा है, जेंडर रोल्स को सोसाइटी के अंदर, ठीक है। ट्रेडिशनल कस्टम्स कंट्रोल वुमेन्स बिहेवियर, ओके, एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस। छुपने के बाद वो क्या होता था कि जो व्हील है, जो वो पहनी हुई है, दुपट्टा है, चुन्नी है, तो व्हील यहाँ पे है, वो क्या करती, साड़ी का पल्लू है, तो क्या है, वो अपने फेस के ऊपर ढक लेती थी इस तरह से साइड से, ठीक है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, एज कस्टम्स डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, है ना। तो उसको बहू, एक यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, पीछे वाली यहाँ पे स्लाइड में मैंने आपको बताया था, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज दी बहू, है ना। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि उसको फैमिली में कैसा बोला जा रहा था, बहू, तो एक कमांड मिल रही थी उसे, कैसा बोला गया है, राइटर ने कैसा लिखा है, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, ठीक है। उसको रिस्पेक्ट दी जाती थी फैमिली में, किस तरह के कमांड देकर, बहू को, बहू बोलते हैं ना, उस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आगे वही बात जो है वो बताई जा रही है कि वो जब भी कोई एल्डर आता था, वो वॉल्स के पीछे छुप जाती थी, फिर अपना व्हील जो है वो फेस के ऊपर ले जाती थी। इसका मतलब क्या है, एज कस्टम डिमांड, जो कस्टम्स फॉलो किए जा रहे थे, वो क्या डिमांड कर रहे थे कि डॉटर इन लॉ जो है, घर की बहू जो है, मस्ट व्हील आया यहाँ पे, देखिए, मस्ट व्हील मतलब वो ज़रूरी है उनको व्हील अप करना अपने फेस को, मतलब ढाक लेना देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कोई भी मेल एल्डर सामने आ जाए तो। अब उसको आप ऐसे ढाकना कह दीजिए या घूंघट करना कह दीजिए, है ना, आप देखते हैं घूंघट भी करती हैं, पहले करती थी, अब तो नहीं कर रही। तो क्या होता था, कभी भी कोई मेल एल्डर आ जाएगा तो क्या करेंगी, घूंघट करेंगी, फेस के ऊपर, अपने हेड के ऊपर क्या करेंगी, व्हील को ले लेंगी। सो दीज रिप्रेजेंट द कस्टम डिमांड और ट्रेडिशनल कस्टम्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। इन दिस केस द एल्डर इज एन improvised bangle maker डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। अब देखते हैं इसको क्या मतलब, देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ वीडिंग शोज डीप रूटेड ट्रेडिशंस, मतलब डीप रूटेड ट्रेडिशन उसके घर में फॉलो किए जा रहे थे मुकेश के। इवन पुअर फैमिलीज फॉलो स्ट्रिक्ट कस्टम्स, पुअर फैमिलीज भी स्ट्रिक्ट कस्टम्स को फॉलो करती थी। द एल्डर मैन इज पुअर डिस्पाइट वर्किंग ऑल हिज लाइफ। अब यहाँ पे ये बताया गया है, जो एल्डर मैन है फैमिली का, वो क्या है, अभी भी पुअर है, इज पुअर डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ऑल हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद भी अभी वो कैसे हैं, पुअर हैं। जो लाइफ स्टाइल है वो नहीं इम्प्रूव हो रहा, या जो इकोनॉमी है, सोसाइटी है, जो अपना हाउस होल्ड है, वो लाइफ वो नहीं इम्प्रूव कर पा रहा, वो अभी भी कैसा है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद भी लिविंग इन अ पुअर कंडीशंस। दिस रिफ्लेक्ट फेलियर ऑफ हार्ड वर्क ड्यू टू सिस्टमिक फेलियर्स। अब इससे क्या पता लग रहा है, एल्डर किसको बोला है,
फादर इन लॉ को बोला है, ठीक है, हस्बैंड को बोला है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको शो, ये जो बता रहे हैं ये नरेटर बात, कि एल्डर जो है, एल्डर मैन, वो पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ अपनी जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो पुअर लिविंग कंडीशंस है वो नहीं इम्प्रूव हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सिस्टमिक फेलियर है, सिस्टमिक इश्यूज हैं, ठीक है, सोसाइटी में। तो ट्रेडिशन कंटिन्यूज डिस्पाइट पॉवर्टी एंड हार्डशिप्स। ओके, moving to the next paragraph. First as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. अब यहाँ बात हो रही है मुकेश के फादर की, मुकेश के फादर की बात हो रही है, ठीक है। फादर ट्राइड, मतलब जो बहू है घर की, उसके फादर इन लॉ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो मुकेश फादर लिखा है ऐसे, ट्राइड डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। पहले वो क्या थे, टेलर का उन्होंने काम किया, उसके बाद वो बैंगल मेकिंग में आ गए। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑक्यूपेशंस करे, बट क्या है, डिफरेंट, बट कुड नॉट इम्प्रूव हिज लाइफ, लेकिन अपनी लाइफ को नहीं सुधार पाए। हिज अनएबिलिटी टू एजुकेट हिज सन्स शोज द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। और जो है अपने सन्स को, मुकेश और उसके एल्डर ब्रदर को, वो जो है प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं दे पाए। इट हाईलाइट्स लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। हिज एफर्ट्स डिड नॉट लीड टू प्रोग्रेस। इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रोग्रेस नहीं हुआ, इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। पॉवर्टी जो है, गरीबी, स्ट्रिक्ट, उसने स्ट्रिक्ट कर दी एजुकेशन और ग्रोथ को एल्डर मैन की या मुकेश के फादर की, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज। अब जो मुकेश के फादर हैं, वो क्या मैनेज कर पाया अपनी लाइफ में कि वो ही सिखा सकें अपने सन्स को जो उन्हें खुद आता है, ठीक है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उन्होंने क्या सीखा, क्या बनाया अपनी पूरी लाइफ, बैंगल्स बनाई है। तो इसलिए अपने दोनों ही बेटों को उन्होंने भी बैंगल का काम सिखाया। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब मुकेश की ग्रैंड मदर क्या कह रही है कि उसका करम करम है और उसकी डेस्टिनी है, उसका नसीब है, उसकी तकदीर है कि वो इस काम में है, लगा हुआ है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। अब जो मुकेश की ग्रैंड मदर है वो क्या कह रही है, उन्होंने खुद अपने हस्बैंड को देखा है ब्लाइंड होते हुए। क्यों ब्लाइंड हो गए थे उनके हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने डस्ट की वजह से, जो पॉलिशिंग होती है ग्लास की बैंगल्स बनाने के लिए, बैंगल्स जब बनती है तो ग्लास की पॉलिश होती है, उसकी डस्ट जो उड़ती है, ठीक है, एयर के अंदर, उसकी वजह से जो उनकी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर समझ लीजिए मुकेश के, वो ब्लाइंड हो गए थे। ओके, कैन अ गॉड गिवन lineage ever be broken, she implies। तो वो क्या बोल रही हैं ग्रैंड मदर कि जो गॉड गिवन लीनियज है कभी खत्म हो सकता है, जो जनरेशन से हमारे घर में चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दी है, एक बार फिर भी हम नीचे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे द फादर passes on the same occupation, continuing the cycle of bangle making। द ग्रैंड मदर बिलीव इन इट्स फेट, वो अपने फेट पे, अपनी तकदीर पे, नसीब पे वो जो है यकीन रखती हैं। शोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग, वो एक्सेप्ट कर रही हैं सफरिंग को। हर हस्बैंड लॉस्ट आई साइट ड्यू टू वर्क, इसी काम की वजह से उनकी भी, उनके हस्बैंड की भी जो है आई साइट चली गई थी। शोइंग हेल्थ हजार्ड्स, अब इससे क्या पता लग रहा है कि उस टाउन में, उस इंडस्ट्री में क्या है, हेल्थ हजार्ड्स, ठीक है। और द आइडिया ऑफ डेस्टिनी प्रिवेंट्स चेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad, spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन आया बैंगल्स के ऊपर। तो बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, तो वो क्या बता रहे हैं मुकेश की, क्या कहाँ वो बॉर्न हुआ है, बैंगल मेकर्स की फैमिली में। और उसने क्या देखा है अपने बॉर्न होने के बाद, सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स, उसके अलावा कुछ नहीं देखा। अपने घर में, यार्ड में, है ना, हर दूसरे घर में, हर दूसरे यार्ड में, और स्ट्रीट्स में, कहाँ पे, फिरोजाबाद की। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पायरल्स क्या होती हैं, जो आप पूरा एक पेयर देखते हैं बैंगल्स का, ठीक है, दोनों हाथों के अलग अलग स्पायरल्स होते हैं, पेयर्स होते हैं। तो स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, कुछ सनी गोल्ड, है ना, डिफरेंट कलर्स की होती हैं, आपको पता है बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन या रॉयल ब्लू, ठीक है। सो यहाँ पे वो बैंगल्स को एक्सप्लेन कर रहा है। द रिपीटिशन एम्फसाइजेस मोनोटोनी एंड लैक ऑफ चेंज, मतलब जो रिपीटिशन उसने बार बार करी है ना, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, इन एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, वो इसलिए रिपीटेशन करी है क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी लाइफ में कभी कोई चेंज आया ही नहीं, ठीक है, ना ही मेरी फैमिली मेम्बर्स के लाइफ में। ब्रिंग कलर्स कॉन्ट्रास्ट विद देयर
डल लाइफ्स। अब उसके बाद जो स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ब्राइट कलर्स को कंट्रास्ट किया जा रहा है उसकी डल लाइफ से, है ना। जो हमारी बैंगल्स होती हैं, जो चूड़ियाँ होती हैं, वो कितनी कलरफुल होती है लेकिन उसकी लाइफ उतनी ही डल है और सेम वे में चल रही है। कास्ट सिस्टम ट्रैप्स पीपल इन फिक्स ऑक्यूपेशंस। और जो यहाँ पे एक और बात आई है कास्ट की, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, मतलब कास्ट डिटरमाइंस ऑक्यूपेशन फ्रॉम बर्थ। तो कास्ट सिस्टम भी यहाँ पे शो हो रहा है, ट्रैप कर लेती है इंसानों को कहाँ पे, फिक्स्ड ऑक्यूपेशन में, ठीक है। और देखते हैं पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow. Line mounds in unkept yards are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. अब यहाँ पे और ज़्यादा बताया गया है, बैंगल्स को एक्सप्लेन किया है, पिंक कलर की, पर्पल हो या कोई सी भी कलर हो जो हम बना सकते हैं रेनबो कलर्स में से। रेनबो कलर्स आपको पता है ना, 7 कलर्स है, वो रेनबो से जो है एक वो डिस्क्राइब कर रहा है ना, उसको कंट्रास्ट कर रहा है, उसे मैच कर रहा है कि रेनबो में जितने कलर्स होते हैं वो सारे कलर्स के हम बैंगल्स बनाते हैं। और कहाँ पड़ी रहती हैं वो, माउंट्स मतलब ढेर इकट्ठा हुई भी कहाँ होती हैं, यार्ड्स के अंदर, ठीक है। आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ड्स, उसके बाद उनको जो हैंड कार्ड्स होती हैं ना, ठेला आप देखते हैं बाहर, उस ठेले पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे इकट्ठा करके उनको पाइल्ड अप करके बेचने जाते हैं, ठीक है। पुश किया जाता है उस कार्ट को ताकि वो मार्केट में जाए, ठीक है, फिरोजाबाद की, और वहाँ टाउन में जाके उन बैंगल्स को बेचें। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, बेसिकली बैंगल्स आर कलरफुल एंड ब्यूटीफुल बट द मेकर लिव्स इन पुअर कंडीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया रेनबो की जो यहाँ बात आई वो इसी वजह से आई है कि बैंगल्स तो बहुत कलरफुल होती हैं, अच्छी होती हैं, ब्यूटीफुल लगती हैं, लेकिन जो उनके मेकर्स होते हैं वो बहुत पुअर कंडीशंस में रहते हैं। द कंट्रास्ट हाईलाइट्स आयरनी। अभी जो यहाँ पे कंट्रास्ट आया है ना रेनबो के साथ बैंगल्स का, वो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आई है, आयरनी। दैट इज वाई आई एम सेइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द चैप्टर विद डीप एक्सप्लेनेशंस। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज हो रही है ना। तो आयरनी आई है यहाँ पे, यंग मैन वर्क हार्ड ट्रांसपोर्टिंग देम, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है कि पाइल्ड अप करके उनको फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स आप देखते हैं ना, जिसमें बाहर जो है ठेले पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी मिलती है, बहुत सारा सामान मिलता है, उसको जो है पुल पुल कर रहा होता है ना पर्सन, मैन, जो हैंड कार्ट पे फोर व्हील हैंड कार्ट पे उसे पाइल अप करके बैंगल्स को टाउन पे बेचने जाते हैं। तो क्या बताया, यंग मैन वर्क हार्ड ट्रांसपोर्टिंग देम, ट्रांसपोर्ट करने में जो बहुत वर्क हार्ड करते हैं यंग मैन, एंड इट शोज लेबर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। यहाँ पे लेबर एक्सप्लॉयटेशन शो हो रहा है। अच्छा, अगर आपको आयरनी नहीं पता या आपको फिगर ऑफ स्पीच नहीं पता, मेटाफर, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, ये सब जो होती हैं, तो हम जब पोएम्स पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी आएंगी, तो वो आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगा टॉपिक। लेकिन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि जो कंट्रास्ट है बैंगल्स की, कलरफुल बैंगल्स, जैसे उसने पहले भी बताया ना यहाँ 3-4 कलर्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ दी 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। तो यहाँ पे उन कलर्स को रेनबो से कंट्रास्ट किया जा रहा है, दिस इज द आयरनी, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ, and in dark huntments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, wielding pieces of colorful glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside. अब यहाँ पे ये पैराग्राफ जो है क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या बता रहा है कि किस तरह से डिंजी सेल्स के अंदर फैमिलीज बैठ के, बैंगल मेकर्स की जो फैमिलीज है वो काम करती हैं, ठीक है। इन द डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स मतलब डार्क रूम्स में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, मतलब ऑयल लैम्प्स जल रहे हैं, उसकी डार्क के अंदर जितनी उसमें रोशनी आ रही है उसी के अंदर बैठ के काम कर रही है फैमिलीज। कौन कौन बैठा हुआ है, बॉयज एंड गर्ल्स विद योर फादर्स एंड मदर्स, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं अपने फादर्स और मदर्स के साथ, क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलरफुल ग्लास इनटू दी सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, ठीक है। वेल्डिंग जो हो रही है, वेल्डिंग तो आपने देखी है ना, किसकी वेल्डिंग हो रही है, ग्लास, कलरफुल ग्लासेस की, कहाँ किसके अंदर वेल्ड कर रहे हैं, बैंगल्स के अंदर लगा रहे हैं वेल्डिंग करके, ठीक है। कैसे लगा रहे हैं, कहाँ, सिचुएशन मैंने आपको बता दी, कंडीशन डार्क रूम्स में, जिसमें यहाँ पे एक कैंडल या कोई एक जो लैम्प्स हैं उसकी वो जल रहा है और उसी की रोशनी में पूरी फैमिली वैसे काम कर रही है और क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, बैंगल्स के अंदर ग्लास लगा रहे हैं, ठीक है। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू लाइट आउटसाइड। कितना इंपॉर्टेंट लाइन आई है, देखिए लास्ट लाइन जो इस पैराग्राफ की क्या कह रही है नरेटर कि उनकी जो आइज हैं वो ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं अंधेरे में काम करने की, बनिस्बत
रोशनी में काम करने की, दिन में काम करने की, ठीक है। चिल्ड्रन वर्क इन अनसेफ एंड डार्क एनवायरनमेंट्स, इससे हमें ये पता लग रहा है एंटायर फैमिलीज आर इन्वॉल्व इन लेबर, लेबर हो गई ना एक तरह से, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। देयर आईज एडजस्ट टू डार्कनेस सिंबलाइजिंग लोस्ट होप, एक तरह से यहाँ पे हमें ये भी पता लग रहा है, जो लाइन्स है कि देयर आईज एडजस्ट टू डार्कनेस का मतलब ये भी है कि तो डार्क में वो काम कर रहे हैं, अंधेरे में, है ना, प्रॉपर जो है मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं है, लाइट्स नहीं है, और रूम्स जो हैं वो कैसे हैं, बंद हैं, एयर और लाइट का कोई सिस्टम नहीं है प्रॉपर। तो एक तो ये वाली बात हो गई कि उनकी आइज़ जो एडजस्ट हो गई हैं डार्कनेस की। दूसरी चीज़ क्या सिंबलाइज कर रहे हैं नरेटर की, उनका जो होप है यहाँ से निकलने का, आगे बढ़ने का, एजुकेशन लेने का, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने का, वो सब खो चुके हैं। दिस शोज सीवियर इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, बहुत सीवियर इम्पैक्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है देखने को, किस चीज़ का, चाइल्ड लेबर का। Child labor affects both health and future. Okay, next. That is why they often end up losing their eyesight before they become adult. तो इसी वजह से जो उन्होंने पूरा कंडीशन बताया आपको नरेटर ने, किस तरह से काम किया जा रहा है, बैंगल्स को किस तरह से बनाया जा रहा है, इसी वजह से बहुत सारे बच्चे अपनी आईसाइट को खो देते हैं जब तक वो एडल्टहुड में आते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर आ रहा है सविता का, ठीक है, क्या है, एक छोटी सी बच्ची, यंग गर्ल है, किसमें ड्रैप अप हुई हुई है, पिंक ड्रेस के अंदर, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, और एक एल्डरली वुमन के साथ वो बैठती है, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, ठीक है, और क्या कर रही है वो, ग्लास के पीसेस को चुन रही है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर डैमेज आई साइट, इसका मतलब यही है। सविता रिप्रेजेंट चाइल्ड लेबर विक्टिम्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ बताया चाइल्ड, सविता अ यंग चाइल्ड मतलब छोटी बच्ची, और उसकी वजह से क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि चाइल्ड लेबर विक्टिम भी है वो, और अपनी एल्डरली वुमन के साथ बैठ के वो ग्लासेस में से ग्लासेस को चुनती है, ठीक है, सोल्डरिंग करती है पीसेस की ग्लास की। शी वर्क्स लाइक एन एडल्ट डिस्पाइट हर एज, लेकिन वो कैसे काम करती है, एक एडल्ट की तरह। दिस शोज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। चलें नेक्स्ट पैराग्राफ। As her hands move mechanically like a tongs of a machine, okay, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखें, सविता की बात हो रही है, वो कैसे काम करती है, मैकेनिकली, विदाउट अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। वो छोटी बच्ची जो है उसके हाथ कैसे काम कर रहे हैं, एक फैक्ट्री वर्क, एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसे नहीं पता कि वो क्या काम कर रही है, लेकिन जो उसकी एल्डरली वुमेन बैठी हुई जैसे वो काम कर रही है, बता रही है, उसके साथ साथ वो उसके हाथ काम कर रहे हैं एक मशीन की तरह। अब बैंगल्स की एक्सप्लेनेशन हुई है, बैंगल सिंबलाइज मैरिज एंड हैप्पीनेस। अभी जो बैंगल्स बनाते हैं ना, ये बैंगल्स क्या सिंबलाइज करती है, मैरिज, क्योंकि मैरिड वुमेन्स पहनती हैं, और हैप्पीनेस, ठीक है। तो सिंबलाइज किया जा रहा है बैंगल्स को। देर इज आयरनी बिटवीन हर सफरिंग एंड द जॉय बैंगल्स रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे एक आयरनी आ रही है फिर से, फिगर ऑफ स्पीच, कि वो जो बच्ची है उसकी सफरिंग और जॉय ऑफ बैंगल्स रिप्रेजेंट। जॉय किसका, बैंगल्स, जो बैंगल्स पहनी जाती हैं आफ्टर सुहाग मतलब आफ्टर मैरिज। मैरिज और हैप्पीनेस को आयरनी के साथ कंट्रास्ट किया जा रहा है, छोटी बच्ची की सफरिंग का, उसकी जॉयज वो खो रही है काम करते में, है ना। इट हाईलाइट सोशल कंट्रास्ट। वर्कर्स क्रिएट सिंबल्स ऑफ हैप्पीनेस वाइल लिविंग इन मिजरी, ठीक है। इस तरह से बैंगल्स को कंपेयर किया जा रहा है, कैसे, इंडियन वुमेन सुहाग मतलब जो इंडियन मैरिजेस से बैंगल्स को कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि मैरिज में पहनी जाती है, पहनाई जाती हैं, है ना, चूड़ा वगैरह पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं आफ्टर मैरिज, और हैप्पीनेस, इन सबको जिससे मिलाया जा रहा है, सिंबलाइज किया जा रहा है उस बच्ची की, सविता जो है यंग गर्ल की हैप्पीनेस से, ठीक है, और सफरिंग से, क्योंकि वो वहाँ पे काम कर रही है, बैंगल्स को बना रही है। Next, it will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red wheel, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. She will then become a bride. अब नरेटर क्या कह रहे हैं, सविता के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सविता जो है वो इस चीज़ को कब समझेगी, बैंगल्स के बारे में कब समझेगी, अभी तो वो छोटी बच्ची है, लेकिन अभी कब समझेगी। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, कब डॉन, इट विल डॉन ऑन हर सडनली मतलब कैसे उस पे परछावा आएगा बैंगल्स को समझने का, ठीक है ना, कैसे वो समझेगी इस बात को। वन डे, कौन कैसा दिन होगा वो, वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड व्हील, जब उसको रेड व्हील पहनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्राइड्स को पहनाया जाता है, और उसके हैंड्स को डाइड किया जाएगा हैना के साथ,
एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसके रिस्ट में कैसी बैंगल्स पहनाई जाएंगी, रेड कलर की। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, अब वो क्या बन जाएगी, ब्राइड। तो वो जब समझेगी कि बैंगल्स की क्या इंपॉर्टेंस है ना। सविता विल रियलाइज द मीनिंग ऑफ बैंगल्स, क्योंकि अभी तो नहीं पता, उसे छोटी बच्ची है वो, है ना। तो सविता विल रियलाइज द मीनिंग ऑफ बैंगल्स व्हेन शी गेट्स मैरिड, जब वो उसकी शादी हो जाएगी। द इमेजरी, अब यहाँ पे जो ये लाइन्स यूज हुई है ना, her head is draped with red wheel, her hands dyed with red henna, her red bangles rolled onto her wrist। अब ये क्या है, इमेजरी, क्योंकि हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं ना, हमारे माइंड में एक इमेज बन रही है ना, तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, इमेजरी। अब यहाँ पे जो राइटर है वो क्या यूज़ कर रहे हैं, इमेजरी रिफ्लेक्ट्स इंडियन वेडिंग ट्रेडिशंस, हाँ इंडिया के वेडिंग ट्रेडिशंस शो हो रहे हैं। इट शोज हाउ हर लाइफ विल फॉलो द सेम साइकिल, ओके। और हर फ्यूचर सीम्स प्रीडिटरमाइंड, तो फ्यूचर जनरेशन कंटिन्यू द सेम साइकिल। और ये भी शो हो रहा है, ये भी बता रही है वो कि देखो शादी के बाद भी वो क्या करेगी, बैंगल मेकिंग का काम ही करेगी, बिकॉज कास्ट सिस्टम है ना, फैमिली के अंदर है ये चीज़, एक फैमिली ऑक्यूपेशन बन चुका है। तो क्या बता रही राइटर कि फ्यूचर सीम्स प्री डिटरमाइंड, उसके बाद भी, शादी के बाद भी उसका फ्यूचर कैसा है, प्री डिटरमाइंड है, डिटरमाइंड नहीं है ना। तो फ्यूचर जनरेशन कंटिन्यू द सेम साइकिल, आने वाली साइकिल फ्यूचर जनरेशन भी यही साइकिल फॉलो करेंगी। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी बात कही गई है इस पैराग्राफ के द्वारा। फर्स्ट तो यही आ गया कि देखिए पहले इमेजरी से वो राइटर जो है सविता के बारे में बता रहा है कि बैंगल्स, अभी उसे समझ नहीं आ रही कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंगल्स, लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी तो समझ पाएगी कि बैंगल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि फ्यूचर जो है उस सविता का वो क्या है, प्रीडिटरमाइंड है, कि एक साइकिल, एक कास्ट बेस्ड सिस्टम बन चुका है, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन बन चुका है, कि शादी के बाद भी वो एक काम, जो ये साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर जनरेशन में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड्स हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। अब जिस ओल्ड वुमेन के साथ बैठ के वो काम कर रही है, तो राइटर क्या कह रहा है कि हाँ वो भी एक दिन ब्राइड बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हिज रिस्ट, और देख सकते हैं कि वो शादीशुदा है, मतलब वो उसकी जो एल्डर वुमेन साइड में बैठी है उसके हाथ में अभी भी बैंगल्स हैं, और बैंगल्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि हाँ वो मैरिड वुमेन है अभी भी, ठीक है। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं है। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया। देखिए यहाँ पे एक इंग्लिश में लाइन आई है चैप्टर में, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। अब इसका मतलब देखें तो वही चीज़ वो बता रही नरेटर कि जिस एल्डर वुमन के साइड में बैठ के वो काम कर रही है, तो उसके हाथ में ही बैंगल्स है, तो वो क्या शो हो रहा है कि वो जो एल्डर वुमन है वो भी शादीशुदा है। ऐसे ही सविता के साथ भी होगा, लेकिन क्या और देखने को मिल रहा है कि उसकी आंखों में, जो एल्डर वुमेन है उनकी आंखों में लाइट नहीं है, और वो क्या कह रही है कि एक वक्त से भी भरपेट खाना नहीं खाया, मतलब प्रॉपर फूड नहीं मिला है किसी एक वक्त का, किसी एक टाइम का, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, आफ्टरनून का मील हो, लंच हो या डिनर हो, ठीक है। तो ओल्ड वुमेन रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। बैंगल्स रिमेन बट हैप्पीनेस इज गॉन। देखें इससे एक और बात पता लग रही है कि जब शादी हुई थी, जब बैंगल्स पहनाई गई थी, तो हैप्पीनेस थी, है ना, यंगर लाइफ थी। लेकिन बैंगल्स तो अभी भी हैं, लेकिन जो हैप्पीनेस है उससे जुड़ी हुई वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो चुकी है। शी हैज़ सफर्ड पॉवर्टी और हर लाइफ, पॉवर्टी सफ़र करी है उस एल्डर वुमेन ने पूरी ज़िंदगी। हर स्टेटमेंट शोज हंगर एंड हार्डशिप। अभी जो स्टेटमेंट उसने बोला है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा भूख और हार्डशिप शो हो रही है उनकी लाइफ से। तो लाइफ लॉन्ग लेबर ब्रिंग्स नो हैप्पीनेस। तो इससे क्या शो हो रहा है इन लाइन से, कि लाइफ लॉन्ग जो एक लेबर है वो क्या लेकर आता है, नो हैप्पीनेस, कोई हैप्पीनेस लेकर नहीं आता है। ऐसे ही वो इसलिए सब बता रही है एल्डर वुमन के बारे में नरेटर, ताकि वो कंपेयर आप कर सके सविता की लाइफ से भी, ठीक है। शी सेज in a voice drained of joy, she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has repeated. Her husband, an old man with a flowing beard, says. तो यहाँ पे वही सारी बात जो पहली है वही रिपीट करी जा रही है। हर वॉइस रिफ्लेक्ट सैडनेस एंड एग्जॉस्शन। अब ये सारी बात जो ओल्डर वुमेन ने बताई कि एक बार खाना नहीं खाया पेट भर के, तो वो क्या है कि क्या शो कर रही है लाइन्स ये, कि सैडनेस और एग्जॉस्शन, पॉवर्टी से। शी हैज़ फेस्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी, हर लाइफ हैज़ बीन फुल ऑफ सफरिंग, सफरिंग से भरी रही है। दिस शोज आर रियलिटी ऑफ वर्कर्स, तो वहाँ जितने वर्कर्स काम करते हैं उनकी हम रियलिटी देख सकते हैं इन लाइन्स के थ्रू, इन लोगों के थ्रू पता लग रही है, ठीक है। पॉवर्टी लीड्स टू लाइफ लॉन्ग सफरिंग एंड डेप्रीविएशन। नेक्स्ट लाइन्स, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, वो क्या कह रही है कि मुझे कुछ नहीं पता बैंगल्स के अलावा, एल्डर वुमेन बोल रही है। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर अ फैमिली टू लिव इन,
पूरी ज़िंदगी मैंने क्या करा है कि मैंने एक घर की चाहत रखी है, मैंने घर बनाने के लिए ये काम किया है ताकि जो है एक फैमिली के साथ एक घर में रह सकूँ। ठीक है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has roof over his head. अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर एड ऑन हो रहा है, ओल्ड मैन्स लाइफ। ठीक है ना। अब ये ओल्ड मैन कौन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली वाली स्लाइड में यहाँ पे बात हुई थी दैट वॉज शी रिपीटेड। ठीक है, यहाँ तक तो फुल मिल की बात तो एल्डर वुमेन ने करी थी। अब बात हो रही है उनके हस्बैंड की। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, मतलब फ्लोइंग बियर्ड बड़ी बियर्ड है। वो क्या कह रहे हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट ऑफ बैंगल्स, मुझे कुछ नहीं पता बैंगल्स के अलावा। इसलिए उनकी जो फैमिली है वो खुद बैंगल मेकिंग में है। ऑल आई हैव डन इज टू मेक अ हाउस फॉर अ फैमिली टू लिव इन, बस मैंने पूरी जिंदगी क्या करा, ये काम किया ताकि मैं एक घर बना सकूं और अपने फैमिली को पाल सकूं। हाँ ठीक है। हेयरिंग हिम वन वंडर्स, उनकी बात सुनने के बाद वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। तो क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं बातें उनकी, ही कंसिडर्स बिल्डिंग अ हाउस ओनली एज हिज ओनली अचीवमेंट। तो एक घर बनाना, छोटा सा घर बनाना, जो वो बोल रहे हैं ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर अ फैमिली लिव, इसका मतलब क्या है कि उनकी वो बिगेस्ट अचीवमेंट रही है उनके हस्बैंड की अब तक। ठीक है। द नरेटर रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और हाउ बेसिक नीड्स, ये बेसिक नीड्स है उनकी, बिकम अचीवमेंट्स, कैसे जो बेसिक नीड्स हैं वो अचीवमेंट्स हैं उन लोगों के लिए, है ना। इट शोज लो एक्सपेक्टेशन ड्यू टू पॉवर्टी, पॉवर्टी की वजह से वो एक्सपेक्टेशंस भी जो है उन लोगों की कम है। फाइन। अब ये सारी बातें किसने करी हैं, ओल्ड मैन ने करी हैं। कौन है, एल्डर वुमेन के हस्बैंड। बेसिक सर्वाइवल बिकम्स अ मेजर अचीवमेंट इन पॉवर्टी। ओके, नेक्स्ट लाइन, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग except carry on the business of making bangles, not even though to eat, not even enough to eat, rings in every home. अब ये जो यहाँ पे बात आई है सामने किस चीज़ की, द क्राई ऑफ हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, कि कुछ बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और काम ना होना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक बर्डन बना के इस बिज़नेस को, बैंगल मेकिंग के बिज़नेस को आगे बढ़ाना। ठीक है, कैरी ऑन करना, और हर किसी घर में खाना ना होना, नॉट इवन इनफ टू ईट। ठीक है, पेट पेट भर खाना ना होना, ये हर उस घर की कहानी थी जो फिरोजाबाद में था। ठीक है, फिरोजाबाद में तो टाउन, वहाँ पे जितने भी घर थे उनकी सबकी यही कहानियाँ थी। ठीक है, एवरी फैमिली फेसेस द सेम प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी वहाँ पे। ठीक है, दे हैव नो चॉइस बट टू कंटिन्यू द सेम वर्क, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी पॉवर्टी की वजह से। ठीक है, बैकग्राउंड जो थे उन लोगों के सोसाइटल बैकग्राउंड्स बहुत ज़्यादा वो बैकवर्ड्स थे, और जो लोग रह रहे थे और कास्ट बेस्ड सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, कस्टम्स ट्रेडिशन वहाँ पे फॉलो हो रहे थे। तो ये सब चीज़ें थे, मिला के क्या बताया जा रहा है कि उन लोगों के पास कोई और चॉइस भी नहीं थी कि वो कोई और काम कर सकें, वो इसलिए फैमिली ट्रेडिशंस और कस्टम्स में लग गए थे, फैमिली ऑक्यूपेशन में लगे हुए थे वहाँ बच्चे और बड़े, वहाँ की वुमेन्स। ठीक है, हंगर इज़ अ कॉमन इशू। एक और बात आ रही है, हंगर क्या था, कॉमन इशू था। दिस शोज कलेक्टिव सफरिंग। अब ये जो पूरा टाउन है और वहाँ की कंडीशन जो वहाँ पे बताई जा रही है, इससे क्या रिफ्लेक्शन आ रही है हमारे ऊपर, हम क्या समझ पा रहे हैं, नरेटर जो हमें बता रहे हैं कि एक कलेक्टिव सफरिंग थी पूरे टाउन की, पूरे फिरोजाबाद की। पॉवर्टी ट्रैप्स एंटायर कम्युनिटीज। ओके ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। ठीक है, अब एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पे आई है, लाइन आई है कि यंग मैन जो है वो क्या बोलते हैं, इको करते हैं, बोलते हैं लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, कि वो कहते हैं ये एल्डर्स की वजह से आज हम भी बैंगल मेकिंग्स कर रहे हैं, उन वो एल्डर्स को दोषी बना देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, कि एल्डर्स की वजह से हमको भी ये काम करना पड़ रहा है बैंगिंग मेकिंग का। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम, और जो चेंज आया उनकी लाइफ में वो ज़्यादा बहुत बड़ा चेंज नहीं आया इसी वजह से। इट सीम्स इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नम्बिंग टॉयल हैव। ठीक है, माइंड नम्बिंग टॉयल हैव के बाद यहाँ से लाइंस आगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको पहले समझ लेते हैं पहली वाली लाइंस को। तो क्या मतलब है, द यंगर जनरेशन ऑल्सो फील्स होपलेस, जो यंगर जनरेशन है वो भी होपलेस फील करती है और लेमेंट करती है, किसको बोलती है, वो एल्डर्स को। नो प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड ओवर टाइम। ठीक है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है उनकी लाइफ में। हार्ड लेबर हैज़ डिस्ट्रॉयड मोटिवेशन, और हार्ड लेबर होने की वजह से जो मोटिवेशन होता है यंग जनरेशन का वो भी ख़त्म हो गया है। दिस शोज़ लैक ऑफ डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। जनरेशन रिमेन स्टक विदाउट प्रोग्रेस। अब इसी वजह से क्या होता है, जनरेशन होती हैं वो स्टक हो जाती हैं विदाउट प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाता। आगे देखते हैं। किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और इसी चीज़ ने जो उनकी इनिशिएटिव्स हैं उसको किल्ड कर दिया है, मार दिया है, और किस चीज़ की एबिलिटी को ख़त्म कर दिया है,
ड्रीम की, ठीक है, ख्वाब देखने की। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स इन टू अ कोऑपरेटिव। I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of। अब इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल उसमें दिखाया गया है, और इस स्ट्रगल की वजह से क्या हुआ, जो उनके एम्बिशन है, उनके ड्रीम्स हैं, वो खत्म हो चुके हैं। द नरेटर सजेस्ट फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव फॉर इम्प्रूवमेंट। तो नरेटर क्या बोल रही हैं कि आप लोग एक साथ में कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट बना लें, सोसाइटी बना लें, और उसके साथ इम्प्रूवमेंट करें। द फ्रेज विशियस सर्कल, यहाँ पे एक फ्रेज आया विशियस सर्कल, उसका मतलब होता है शोज रिपीटेड साइकिल ऑफ एक्सप्लोटेशन, मतलब बार बार वो एक्सप्लोटेशन जो है वो एक सर्कल बन चुका है, एक रिपीटेड साइकिल बन चुका है जनरेशन में। इट हाईलाइट सिस्टमिक प्रॉब्लम्स, अगेन सिस्टमिक प्रॉब्लम्स यहाँ पे शो करी गई हैं। अब यहाँ पे जो मिडल मैन है, who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and foreheads। ओके, और इसी vicious circle ने फंसाया हुआ है फादर्स को भी और फोर फादर्स को भी, उनके पहले की जनरेशन्स को भी। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, ठीक है, beaten and dragged to jail for doing something illegal। they say there is no leader among them। वो क्या जवाब दे रहे हैं नरेटर को, क्योंकि वो कह रही थी कि कोऑपरेटिव आप बना लें, सोसाइटी बना लें, साथ में काम करें। तो वो क्या जवाब दे रहे हैं अपने रिप्लाई में, क्या बोल रहे हैं कि पहले तो ये वाली बात आ गई कि मिडिल मैन जो है वो एक्सप्लॉइट वर्कर्स बन चुके हैं, जनरेशन उनके फोर फादर्स और फादर्स भी काम करते आ रहे हैं। उसके बाद की जो लाइन्स है वो देखिए, फियर ऑफ अथॉरिटी प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग। तो क्या बोल रहे हैं वो कि हम ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, कोऑपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जो है पुलिस के थ्रू पकड़े जाएंगे और हमें बीटन अप किया जाएगा और हमें जेल्स में डाल दिया जाएगा कि हमने कुछ इलीगल किया है। दे फील पावरलेस, ठीक है, वो क्या फील कर रहे हैं, पावरलेस फील कर रहे हैं। लैक ऑफ लीडरशिप वर्सेस देयर कंडीशन, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस हैं, ठीक है, उसकी वजह से लीडरशिप वो फॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, जो कॉपरेटिव बनाने की यहाँ बात आई है ना, जो राइटर कह रही है कि आप एक कॉपरेटिव बना लें, सोसाइटी बना लें, उसका मतलब ये गठबंधन बना लें, मतलब सोसाइटी बना के क्या करें, क्या करें, रैली वगैरह निकालें, है ना, कुछ इस तरह से प्रोटेस्ट करें कि हमें ये काम नहीं करना, या ये जो है हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इस तरह से वो चाह रही थी कुछ ऑर्गेनाइज करके जो है ये सारे लोग कुछ करें। लेकिन वो मना कर देते हैं, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, रिप्लाई में क्या बोलते हैं फिरोजाबाद के लोग कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऑर्गेनाइजिंग वे में एक अथॉरिटी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हम पावरलेस हैं, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ख़राब कंडीशंस में रहते हैं, और ये अगर हम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, पुलिस हम पकड़ लेगी और बीटन करके वो हमें क्या करेगी, मार के जेल में बंद कर देगी। तो कुछ भी अगर हम इलीगल करते हैं, ठीक है। तो फियर एंड लैक ऑफ लीडरशिप प्रिवेंट चेंज, तो डर भी है उन लोगों के अंदर क्योंकि वो इलिटरेट हैं, गरीब हैं, और लैक ऑफ लीडरशिप, कोई बड़ा नहीं है उनके बीच में, कोई एक अथॉरिटी नहीं है, कोई एक, है ना, अथॉरिटेटिव नहीं है उनके बीच में लीडरशिप के लिए। तो इसलिए क्या है, कोई चेंज उनकी लाइफ में नहीं आ सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed एंड टू injustice। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हुई कि ये जो बात सारी पहले हुई है, ऐसी बातें जो है उनके फादर्स भी करते आ रहे हैं शुरू से, लेकिन कोई भी चेंज उनकी लाइफ में नहीं मिला है। दिस इज दिस सिंपल मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ, देर इज नो गाइडेंस और डायरेक्शन। वो क्या कह रहे हैं, हमें कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है ना, कोई लीडर नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। बट जनरेशंस आर एग्जॉस्टेड, और जनरेशन जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। देयर डिस्कशंस लीड नोवेयर। अब उनके डिस्कशन जो है, बार बार इस चीज़ का डिस्कशन अगर वो करते हैं तो वो उनका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। द साइकिल ऑफ पॉवर्टी कंटिन्यूज एंडलेसली, और जो साइकिल है पॉवर्टी का वो आगे बढ़ते जा रहा है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। अब नरेटर अपनी बात कह रही है कि मैं उनको सुनने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स मुझे नज़र आ रही हैं, अलग अलग दुनिया नज़र आ रही है, वर्ल्ड्स, ठीक है, अलग अलग, मतलब इसका मतलब है कि दो अलग अलग बातें नज़र आ रही हैं, ठीक है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, ठीक है। एक फैमिली तो वो है जो पॉवर्टी में घिरी हुई है, और साथ ही साथ उस पर बर्डन है किसका, कास्ट सिस्टम का, जिसमें वो बोर्न हो जाते हैं कास्ट में। एक तो ये वाली फैमिली हमें उनको नजर आ रही है नैरेटर को, और जो दूसरी है, एंड द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, ठीक है, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरा जो है, दूसरी बात ये बोल रही है वो कि एक मुझे विशियस सर्कल नजर आ रहा है किसका, साहूकार्स का, ठीक है, मिडल मैन का, पुलिसमैन और कीपर्स ऑफ लॉ,
कीपर्स ऑफ लॉ किसको बोल रही हैं, वो लॉयर्स, जजेस वगैरह को, पॉलिटिशियंस को, ठीक है, और ब्यूरोक्रेट्स कि ये सोसाइटी के लिए और ऐसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये दो चीज़ें वो यहाँ पे मेंशन कर रही हैं जो इंपॉर्टेंट है। द नरेटर आइडेंटिफाइज टू सिस्टम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, है ना, डिस्टिंक्ट वर्ड जो मैं आपको बोल रही थी वो क्या था, दो सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दो बातें कह रही हैं। वन इज इंटरनल पॉवर्टी एंड कास्ट, एक तो इंटरनल पॉवर्टी वो देख ही रही है हर फैमिली के अंदर है, और कास्ट सिस्टम है। दूसरा क्या है, अदर इज एक्सटर्नल एक्सप्लॉयटेशन, दो तरह से एक्सप्लॉयटेशन का किया जा रहा है। दूसरा एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया जा रहा है, पावरफुल पीपल जो कर रहे हैं, टुगेदर दे ट्रैप दी पुअर, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक गरीब को घेर लेते हैं। पहले क्या, पॉवर्टी ऑफ कास्ट सिस्टम्स, और दूसरा जो एक्सप्लोटेशन कौन कर रहा है, पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह। तो इस तरह से वो घिरे हुए हैं दोनों तरफ से। इसलिए वो बोल रहे हैं, जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, हम जो हमारे लिए हमारे जो है हम लीडरशिप फॉलो नहीं कर सकते। या मैंने आपको पहले भी बताया था ना, फियर ऑफ अथॉरिटी प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, ठीक है। मल्टीपल सिस्टम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कंट्रोल द लिव्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल सिस्टम्स हैं एक्सप्लॉयटेशन के जो उन पे हो रहे हैं, और जिसकी वजह से उनकी लाइफ को कंट्रोल किया जाता है, लिव्स को कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से वो उस टाउन से, उस बैंगल मेकिंग की ऑक्यूपेशन से निकल नहीं सकते, ना ही उनके फोर फादर्स निकले, ना वो लोग निकल पाए, और ना फ्यूचर जनरेशंस निकल सकती हैं। आगे देखते हैं, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट इज एज naturally as his father. To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. ओके तो ये क्या बता रहा है कि बच्चे जब बॉर्न होते हैं, उन्हीं बॉर्न होने के बाद से कुछ टाइम के बाद उनके ऊपर ये बर्डन डाल दिया जाता है कि आपको यही काम करना है जो आपके फादर कर रहे हैं, ठीक है। और चेंज के लिए क्या ज़रूरत होती है, किस चीज़ की, करेज की। सोसाइटी डिस्करेज सच करेज, और जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं वहाँ पे डिस्करेज करा जाता है इस करेज को कि वो कुछ और काम करें। तो डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, ठीक है ना। ये लाइन देखिए, अगर वो इस काम को छोड़ के कोई और काम करते हैं तो उसका मतलब वो क्या शो कर रहे हैं, करेज, डेयर कर रहे हैं फैमिली को। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग जो है, ये करेज शो करना, ये सोसाइटी में माना नहीं जाता उनकी, ठीक है, वो ये शो नहीं कर सकते या कोई और काम नहीं कर सकते। चिल्ड्रन एक्सेप्ट एक्सप्लोइटेशन एज नॉर्मल, अब जो जो एक्सप्लोइटेशन ये हो रहा है उनकी फैमिली में, उनकी सोसाइटी में, उसको एक्सेप्ट करते हैं नॉर्मल वे में। ओके, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to the garage and learn, but the garage is a long way from his home. अब यहाँ पे दोबारा से वही बात आ रही है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, मुकेश की। जब उसने मुकेश से मिली थी, मुकेश ने क्या कहा था कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, मुझे ड्रीम, किसका ड्रीम, क्या ड्रीम था, मुझे कार्स को चलाना है ना। तो मुकेश से मिलने के बाद वो राइटर क्या कह रही है कि मुझे मुकेश के अंदर करेज और एक होप नज़र आ रहा है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है और गैरेज जाके सारा काम जो है वो सीखना है, मोटर मैकेनिक का, कार्स वगैरह का, और गैरेज जो है उसके घर से बहुत दूर है। द नरेटर फील्स एनकरेज, और वो एनकरेज होती है बात सुन के। हाउएवर प्रैक्टिकल चैलेंजेस एग्जिस्ट, प्रैक्टिकल चैलेंजेस है, डिस्टेंस सिम्बलाइजेज डिफिकल्टी इन अचीविंग ड्रीम्स। अब उसके घर से गैरेज तक जाना बहुत दूर है, तो डिस्टेंस जो है वहाँ पे जो बताया गया है वो सिम्बलाइज कर रहा है डिफिकल्टी किसमें, कि वो ड्रीम्स को अचीव करना इतना आसान नहीं है मुकेश के लिए। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स, कि मैं चलूंगा, उसने बोला कि मैं चल के जाऊंगा गैरेज तक। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो डायरेक्टर पूछ रही है कि तुम प्लेन को फ्लाई करने का भी ड्रीम रखते हो। ही सडनली साइलेंट, वो चुप हो जाता है मुकेश। नो, ही से स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड की तरफ देखते हुए कहता है नहीं, मुझे जो है फ्लाई नहीं करना, किसको, प्लेन को, एरोप्लेन को। मुकेश शोज डिटर्मिनेशन बाय एग्रीइंग टू वॉक, वो कहता है मैं चल के चला जाऊंगा गैरेज तक। बट व्हेन आस्क्ड अबाउट बिगर ड्रीम्स ही हेसिटेट्स, जैसे ही नैरेटर उससे पूछ रही है कि बिगर ड्रीम्स के बारे में, तो वो हेसिटेट हो रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है ना, ग्राउंड की तरफ, और चुप भी हो रहा है। हिज साइलेंस रिफ्लेक्ट्स लिमिटेड एम्बिशन ड्यू टू रियलिटी, उसे अपनी रियलिटी पता है इसलिए वो चुप हो जाता है। और वो इन लाइंस के हमें ये भी पता लग रहा है कि वो, उसे पता है मुकेश को कि उसके पास लिमिटेड ही रिसोर्सेज हैं या लिमिटेड ही एम्बिशन है उसके पास, उसकी ड्रीम्स जो है वो लिमिटेड है, बहुत बड़ा ड्रीम नहीं है। पॉवर्टी स्ट्रिक्ट्स इमेजिनेशन, उसकी इमेजिनेशन को भी पॉवर्टी ने घेर रखा है ना, उसकी इमेजिनेशन भी ऐसी, उसकी सोच भी ऐसी है, छोटी सोच है ना, छोटा सोचता है, जहाँ तक पहुँच सकता है बस वहाँ तक। जैसे नरेटर पूछता है कि आप एरोप्लेन भी फ्लाई करोगे, तो वो चुप हो जाता है, वो हेसिटेट हो जाता है ना। ड्रीम्स आर लिमिटेड बाय सर्कमस्टांसेस, very important. Next, in his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret.
He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद. तो वो क्या पता लग रहा है कि देखो इस लाइन से भी पता लग रहा है कि एक तो उसे एरोप्लेन्स के बारे में फुल नॉलेज नहीं है क्योंकि उसने कभी देखे नहीं, एक दो फिरोजाबाद टाउन के ऊपर से निकल जाते हैं, ठीक है, स्काई के ऊपर से, लेकिन उसकी जो नज़र है सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, टाउन में जो गाड़ियाँ चलती हैं उनको देख के वो सोचता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूँ, ठीक है, मैं भी कार को ड्राइव करूँ। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है, मुकेश फील स्लाइटली एम्बेरस अबाउट द लिमिटेड ड्रीम, ही इज सेटिस्फाइड विद रियलिस्टिक गोल्स, एक्सपोजर शेप्स ड्रीम, है ना, ड्रीम्स कैसे फॉर्म होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ड्रीम्स कैसे फॉर्म होते हैं, एक्सपोजर से, जब हम बाहर निकलते हैं, जब हमें पढ़ते हैं, जब हमें नॉलेज होती है ना, इन्फॉर्मेशन से हम ड्रीम्स हमारे फॉर्म होते हैं, हम फॉर्म करते हैं। लेकिन जब उसके पास एक्सपोजर ही नहीं है, जब वो एक सोसाइटी में, एक फैमिली में, एक ट्रेडिशन में, एक कस्टम में बंधा हुआ है, तो उसके पास ड्रीम्स भी उसके नहीं फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, इमेजिनेशन भी उसकी लिमिटेड है। हिज वर्ल्ड लिमिट्स हिज एस्पिरेशन, जितनी उसकी दुनिया है ना छोटी सी, हिज वर्ल्ड लिमिट्स हिज, लिमिट कर देती है उसके एस्पिरेशंस को। तो इन्वायरमेंट शेप्स एम्बिशंस एंड ड्रीम्स, तो इन्वायरमेंट क्या करता है, शेप करता है किसी पर्सन की, किसी चाइल्ड की, है ना, यंगर जनरेशन की एम्बिशंस को और ड्रीम्स को। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगेन द एंड ऑफ चैप्टर, फाइन। लास्ट ये लाइन से कंक्लूजन लाइंस ऑफ दिस चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि उसके जो ड्रीम्स हैं मुकेश कि वो कहाँ तक हैं, सिर्फ और सिर्फ मोटर मैकेनिक तक हैं, ठीक है। क्यों है, अब सवाल उठता है क्यों वो सिर्फ जो टाउन की जो स्ट्रीट में जो गाड़ियां हैं वहां तक क्यों देख पा रहा है, उसके ड्रीम्स वहां तक क्यों है, क्योंकि उसकी जो लाइफ है, उसका जो इन्वायरमेंट है, उसका जो आसपास की जगह है, सोसाइटी है, उसको रोक देती है उससे बाहर सोचने के लिए, ठीक है, उससे बाहर इमेजिन करने के लिए, उससे बाहर कभी उसने देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, एक्सपोजर ही नहीं मिला उसे। तो एक्सपोजर शेप ड्रीम्स, है ना, एक्सपोजर जो है हमारे ड्रीम्स हम बनाते हैं देखकर, हमें नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन के थ्रू बनाते हैं, तो इसलिए जो उसकी जो हिज वर्ल्ड मतलब उसकी जो दुनिया है वो लिमिटेड है, कहाँ तक, उसके एस्पिरेशंस को फॉलो करती है, ठीक है। तो इसलिए जब वो नरेटर पूछ रही है उससे कि आपने कभी सोचा कि आप एरोप्लेन्स भी उड़ाएंगे, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर, फिर उसके बाद इससे पहले वाली पैराग्राफ में हमें देख सकते हैं ना, ही डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पे, क्या तुम कभी ड्रीम करते हो कि तुम्हें प्लेन भी फ्लाई अप करोगे, तो वो चुप हो जाता है उस टाइम पे, है ना, क्यों हो जाता है, इसी वजह से हो जाता है, और उसको एरोप्लेन्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है क्योंकि फिरोजाबाद टाउन के ऊपर से क्या बोल रही है नरेटर, कभी कभार कोई प्लेन गुजर जाता है, ठीक है। एनवायरनमेंट शेप्स एम्बिशंस एंड ड्रीम्स, तो एनवायरनमेंट जो है एक पर्सन की एम्बिशंस और ड्रीम्स को शेप करता है, फॉलो करता है, बनाता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो। आई होप सबको समझ में आया होगा जो भी क्लासेस ले रहे हैं, स्पेशली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल। और प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ चैप्टर ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी हैं। आ जाइए कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले मुकेश, नैरेटर सविता, मुकेश के फादर, मुकेश की ग्रैंड मदर, ओल्ड बैंगर मेकर, है ना, ओल्ड बैंगर मेकर भी आया था, कौन था वो, सविता के साथ जो एल्डर वुमेन बैठी थी उसके हस्बैंड, ठीक है, सवितास कंपेनियन, सविता की कंपेनियन मतलब एल्डर वुमेन थी वो, और यंग मैन ऑफ फिरोजाबाद। कुछ यंग मैन की भी बात आई थी जो कह रहे थे कि हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते ना, हम कोऑपरेटिव वे में काम नहीं कर सकते, है ना। वो क्यों आई थी, क्या बात थी, क्योंकि वो नरेटर के उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप लोग साथ में कुछ करिए, है ना, इस बात पे आवाज़ उठाइए कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारे बच्चों का यहाँ पे, और हमें हमारी कंडीशन है बहुत ख़राब कंडीशन में हम रह रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला था कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम करेंगे ऐसा तो हम पकड़े जाएंगे पुलिस के द्वारा और हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें आई थी, एक्सप्लोटेशन को एक्सप्लेन किया था नरेटर ने अपने अपने वे में। एक तो फर्स्ट ये था कि वो जो वहाँ के लोग हैं वो कास्ट बेस्ड सिस्टम और ये बैंगल मेकिंग का ट्रेडिशन में, कस्टम में जुड़े हुए हैं। फर्स्ट एक्सप्लोटेशन उनका इस तरह से हो रहा है, और दूसरा किस तरह से हो रहा है, जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने भी हमारे यहाँ पे मिडिल मैन है वो इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यंग मैन जो आए थे वो भी फिरोजाबाद में लेसन में आपको बताया था। तो यहाँ पे ये मेन कैरेक्टर्स थे। प्लेसेस कौन कौन सी आई हैं, फिरोजाबाद, ठीक है, बैंगल फैक्ट्रीज, हटमेंट्स, नैरो लेन्स एंड ग्लास फर्नेसेस। इवेंट्स कौन कौन से देखे हमने लास्ट पार्ट में, मुकेश एक्सप्रेसिंग हिज ड्रीम, विजिट टू मुकेश होम, मुकेश के हम घर भी गए थे और हमने सारी कंडीशन देखी थी कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि मुकेश के घर को एक्सप्लेन करिए क्या कैसा घर था उसका वहाँ पे फिरोजाबाद में। तो आपको उस छोटे से पैराग्राफ को 4 लाइन्स को एक लॉन्ग पैराग्राफ में बनाना होगा, इसलिए आई हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू।
इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, ठीक है। डिपिक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ भी आ सकते हैं कि मुकेश के घर में आपने विजिट किया था तो क्या देखा था नैरेटर ने, और क्या डिपिक्ट होता है चाइल्ड लेबर, उसको घर को देखते हुए क्या एक्सप्लोइटेशन आप बता सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और चाइल्ड लेबर कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस मिले जुले आ सकते हैं, दो बातें एक साथ पूछते हैं, एक ही बात एक साथ पूछते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन तो करना ही है। सविता वर्किंग ऑन बैंगल्स, ठीक है, सविता जो यंग गर्ल थी वो कैसे काम कर रही थी बैंगल्स पे, डिस्कशन विद यंग मैन अबाउट कोऑपरेटिव। तो ये सारे इवेंट्स हमने यहाँ पे देखे। कंसेप्ट, चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी, कास्ट सिस्टम, एक्सप्लॉयटेशन, ट्रेडिशन वर्सेस एम्बिशन, ठीक है, ट्रेडिशन वर्सेस एम्बिशन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और विशियस साइकिल, विशियस साइकिल मतलब कॉन्टिन्यूस चलने वाला एक साइकिल, बार बार वही चीज़ हो रही है, जनरेशन के अंदर वो चीज़ हम देख रहे हैं। सोशल इनजस्टिस, ओके। अब वोकैबलरी देखें जो आप यूज़ करेंगे अपने एग्जाम में। मिराज, एपैथी, स्टिग्मा, lineage, exploitation, deprivation, resilience, ambition, oppression, hazardous, monotonous and perseverance। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपके लेसन में, और आपको इन वर्ड्स को याद करना है। याद क्यों करना है? ताकि आपको आंसर्स में इन वर्ड्स को लिखना है इफ़ यू वांट गुड मार्क्स, ठीक है। एमसीक्यूज पे आ जाइए। वाई इज मुकेश ड्रीम कंपेयर टू अ मिराज, मिराज से क्यों कंपेयर कर हो रहा है उसके ड्रीम को? आंसर इज बी, बिकॉज इट अपीयर्स अचीवेबल बट डिस्टेंट। अचीवेबल तो है उसका ड्रीम, ठीक है, वो कार्स को ड्राइव कर सकता है, लेकिन बहुत दूर है, ठीक है। वॉट डज द फ्रेज विशियस सर्कल्स सर्कल रिफर इन द एक्सट्रैक्ट, इस तरह देखिए, इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे। विशियस सर्कल जो फ्रेज है वो एक्सट्रैक्ट में किसको रेफर करता है? साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, जो साइकिल एक चलता आ रहा है ना जनरेशन के अंदर, एक्सप्लॉयटेशन का, पॉवर्टी का, उसको शो कर रहा है विशियस सर्कल। ओके, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर चाइल्ड लेबर इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में चाइल्ड लेबर का मेन रीजन क्या था? पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना। उन लोगों के बीच में जो है अवेयरनेस नहीं है, वो अनएजुकेटेड हैं, उनको लेबर लॉज नहीं पता, चाइल्ड लेबर के बारे में नहीं पता, ठीक है ना, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, और पॉवर्टी जो गरीबी है। वाई डू द यंग मैन रिफ्यूज टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, उनको जो वहाँ पे लोग थे, उन यंग मैनों ने क्यों क्यों रिफ्यूज़ कर दिया था नरेटर को कि हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते अपने आप को, है ना, एक साथ काम नहीं कर सकते, एक साथ जो है सामने नहीं आ सकते। फियर ऑफ पुलिस एंड अथॉरिटीज़, किसके डर से? पुलिस के डर से, अथॉरिटीज़ के डर से, क्योंकि याद रखिए कि जो लोग हैं कुछ इसमें माइग्रेंट वर्कर्स भी होते हैं, और ये इलीगली वहाँ पे रहते हैं, है ना। फिरोजाबाद की बात करी जाए या साहिब आलम की कम्युनिटी की बात करी जाए सीमापुरी पे, तो इसलिए इनको डर रहता है पुलिस से और अथॉरिटीज़ से कि उनको उनके घर को तोड़ दिया जाएगा, इनको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। सो इसलिए वो ऑर्गेनाइज नहीं होते। ओके, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज मुकेश डिजायर टू बिकम अ मोटर मैकेनिक सिग्निफाई, डिजायर, मुकेश के डिजायर को आपको सिग्निफाई करना है, क्योंकि मोटर मैकेनिक किस तरह क्यों बनना चाहता था, यहाँ मैंने वन लाइन में दे दिया है, बट यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। वो अब आपको देखिए स्टोरी अगर समझ में आ जाएगी अच्छे से, तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको एक वेल फॉर्म्ड आंसर में उसका लिख के आ सकते हैं ना। तो मेन होता है कि आपको स्टोरी समझ में आ जाए, जो लिखी है लाइन्स, फ्रेजेस, फिगर ऑफ स्पीच अगर यूज़ हुई है कोई तो, और कोई इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना, कोई इंपॉर्टेंट डायलॉग है, अगर आपको वो समझ में आ जाता है तो आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी इन्फर्ड, कंक्लूड मतलब होता है क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं अबाउट द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स इन फिरोजाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको जितनी भी वर्किंग कंडीशन मैंने बताई है फिरोजाबाद में, उसमें इनफैक्ट आप मुकेश के घर का और उसकी जो वहाँ पे जो उनकी बहू थी, ठीक है, एल्डर ब्रदर की वाइफ, उसको भी आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, और अच्छा सा पैराग्राफ आप लिख के आ सकते हैं किस तरह से कंडीशंस हैं वर्कर्स की वहाँ पे, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं बताएंगे इस कंडीशंस में, आप ये भी बता सकते हैं कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से वर्किंग कंडीशंस, वर्कर्स तो आप एक्सप्लेन करेंगे, उनकी वर्किंग कंडीशन को भी एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से वो बंद घरों के अंदर या अपने घरों के अंदर एक लैम्प के अंदर जो है वो वेल्डिंग करते हैं ग्लासेस की बैंगल्स के अंदर, ठीक है, उनके साथ पूरी पूरी फैमिलीज भी लगी होती है, तो आप पूरी कंडीशंस को एक्सप्लेन करना है। वाई डज द नरेटर फील्स चीयर्ड ऑन सीइंग मुकेश, नरेटर जो है चीयर्ड अप क्यों फील करता है, मतलब खुश क्यों होता है नरेटर जो है इसकी स्टोरी की, वो क्यों फील कर रही है, चीयर्ड अप क्यों फील हो रही है मुकेश को देखने के बाद? क्योंकि नरेटर फील्स होपफुल बिकॉज मुकेश शोज करेज टू ड्रीम बियॉन्ड हिज सर्कमस्टांसिस, क्योंकि मुकेश जो है ना, जो सर्कमस्टांसिस हैं, अपना एनवायरनमेंट है, उससे आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है ना। वो क्या सोचता है कि मैं यहाँ से निकल के क्या करूँ, मोटर मैकेनिक का काम शुरू करूँ, वो काम सीखूँ, गैरेज तक जाऊँ, ठीक है, इसलिए वो ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती हैं।
शॉर्ट आंसर देखिए, हाउ डज द कास्ट सिस्टम आ गया, इफेक्ट लिव्स ऑफ बैंगल मेकर, पी वाई क्यू भी रहा है, ये देखिए पी वाई क्यू पहले के पेपर्स में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कास्ट बेस सब मैं आपको समझा चुकी हूँ, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे आप, ठीक है। मुकेश की फैमिली का, डिस्क्राइब दी वर्किंग कंडीशंस ऑफ चिल्ड्रन इन द ग्लास इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ग्लास इंडस्ट्री बच्चे कैसे काम करते हैं वर्ड वो आपको एक्सप्लेन करना है, ये आप रीड ऑन करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। उसके बाद वाई इज मुकेश कंसिडर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मुकेश को क्यों अलग कंसिडर किया जा रहा है दूसरों से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, रीड करें आप इसको, राइटिंग की प्रैक्टिस करें। लॉन्ग आंसर, हाउ डज द ऑथर प्रेजेंट द कंट्रास्ट बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी इन द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। याद रखिए एक्सट्रैक्ट बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जो है, ये जो अनीस जंग है, ठीक है, जो इसकी राइटर है, उनकी एक नॉवेल्स में से दो एक्सट्रैक्ट ली गए, दो स्टोरीज ली गई हैं उनकी, है ना, तो ये बार बार एक्सट्रैक्ट वर्ड आ रहा है कि हमने सिर्फ दो एक्सट्रैक्ट पढ़े, एक हमने साहिब आलम का पढ़ा है और एक मुकेश का, तो दैट इज वाई इस क्वेश्चन में भी यही आया एक्सट्रैक्ट वर्ड, है ना, ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ से स्टोरीज ली गई है ना, तो इस वजह से आपको मैं बोल रही हूँ कि आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट भी देखने हैं। तो हाउ डज द ऑथर प्रेजेंट्स द कंट्रास्ट बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी इन द एक्सट्रैक्ट, पी वाई क्यू है ये भी, ठीक है, तो आपको ये सब रीड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है। आगे देखते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट डज डू वी लर्न फ्रॉम मुकेश डिटर्मिनेशन इन द रियल लाइफ, पी वाई क्यू अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सी द आंसर, हाउ यू हैव टू आंसर इट, हाउ यू हैव टू राइट इट, ठीक है, वर्ड्स देखेंगे कौन कौन से यूज हुए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए, यू हैव टू राइट अ लॉट इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो हाथ दुख ना जाए, दर्द करने लगते हैं, बहुत सारा लिखना होता है, दैट इज वाई आई एम सेइंग अभी से कि प्रैक्टिस करिए लिखने की भी। कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश कैरेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन हिज कम्युनिटी, पी वाई क्यों रहा है ये भी, रेट करें, मुकेश क्यों अलग है, उसका कैरेक्टर क्यों अलग है अपनी कम्युनिटी से, वो आपको बताना है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है स्टोरी का, द एक्सट्रैक्ट हाईलाइट्स द थीम ऑफ पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर, emphasizing the struggle between tradition and ambition and the harsh reality of exploitation that limits dreams, बहुत अच्छी लाइन है, आप जो है इसको कैसे यूज कर सकते हैं एज अ कंक्लूजन और एज अ इंट्रो ऑल्सो, है ना, तो ये आप देखें। assertion रीजन, चिल्ड्रन इन फिरोजाबाद कंटिन्यू वर्किंग इन हजार्डियस कंडीशंस, है ना, ये assertion है, रीजन क्यों क्यों काम कर रहे हैं वो, दे आर अनअवेयर ऑफ लॉज एंड आर ट्रैप्ड इन पॉवर्टी, तो आंसर क्या है इसका ए है, दोनों ही सही है, assertion भी सही है और रीजन भी सही है ना, बोथ assertion रीजंस आर ट्रू, द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन जो है वो assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो स्टेटमेंट आपको assertion में दिया गया है उसका जो रीजन आपको दिया गया है वो बिल्कुल सही है, मैच हो रहा है, ओके। कैरेक्टर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, again I am saying I have given you these character analysis in the points form, जैसे trait 1 trait 2 trait 3, लेकिन आपको कैसे करना है, आपको एक अच्छा सा पैराग्राफ बना के आना है एग्जाम में। पहले हम देखेंगे मुकेश का, ठीक है, उसका एम्बिशन था, ट्रेट 1 उसका एम्बिशन, ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, है ना, शोइंग डिजायर फॉर चेंज। ट्रेट 2 डिटर्मिनेशन, ही इज़ रेडी टू वर्क लॉन्ग डिस्टेंस टू अचीव हिज गोल, वो तैयार था लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। इमोशनल कन्फ्लिक्ट, ही फील्स लिमिटेड व्हेन आस्क्ड अबाउट बिगर ड्रीम्स लाइक फ्लाइंग अ प्लेन, इमोशनल कन्फ्लिक्ट कहाँ शो कर रहा है मुकेश, जहाँ पे उससे पूछा जाता है कि आप फ्लाई भी करेंगे प्लेन को, आपका कोई ड्रीम है फ्लाई करने का, लेकिन वो हेसिटेट करता है, ठीक है। ट्रेड 4 क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ही रिप्रेजेंट अ शिफ्ट फ्रॉम एक्सेप्टेंस टू एस्पिरेशन, है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा सकता है कि वो चाहता है कि ये बैंगल मेकिंग का काम वो छोड़ दे और वो जो है अपने एस्पिरेशंस में लग जाए। ओवरऑल देखते हैं, मुकेश सिंबलाइजेस होप एंड ट्रांसफॉर्मेशन अगेंस्ट सोशल बैरियर्स, तो ये जो पूरी मैं आपको ये जो एक एक सेंटेंस मैंने दे दिया ना, ट्रेड 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3, ये आप ऐसे ही लिख के नहीं आएंगे 4 लाइन्स, इन 4 लाइन्स को आपको कम से कम 12 या 15 लाइन्स में करना है, वो कैसे करेंगे आप, हर ट्रेड के बाद एग्जाम्पल देंगे, एम्बिशन कहाँ शो हुआ, डिटर्मिनेशन कहाँ शो हुआ, है ना, स्टोरी से एग्जाम्पल देंगे तो एक अच्छा आंसर बनेगा, कैरेक्टर एनालिसिस आपका बहुत बेहतर हो जाएगा, फुल मार्क्स गारंटीड है। वैसे ही सविता का अगर आ जाता है तो इनोसेंस, ट्रेट 1 क्या है, इनोसेंस, ठीक है, शी वर्क्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ बैंगल्स। उसके बाद ट्रेट 2 एक्सप्लॉयटेशन नजर आया कहाँ पे, फोर्स इनटू चाइल्ड लेबर अंडर हार्श कंडीशन, एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है, साथ साथ ट्रेड्स के साथ एक्सप्लोरेशन कहाँ नजर आया, क्यों नजर आया, तो आप वहाँ से थोड़ा सा बता देंगे स्टोरी में से, क्योंकि सबको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ट्रेड 3 क्या नजर आता है हमें सविता के अंदर, इमोशनल कन्फ्लिक्ट, हर फ्यूचर मिरर्स
द सेम साइकिल ऑफ सफरिंग, मैंने आपको बताया था कोई एल्डर लेडी जो थी वो भी बैंगल्स पहनी हुई थी, पहले हमने सब मैरिज से कंपेयर किया, फिर उसके बाद एल्डर लेडी से कंपेयर किया। ये जो सफरिंग है ये कॉन्टिन्यूस रहने वाली है, क्योंकि एल्डर लेडी भी यही काम कर रही है ना। इमोशनल कन्फ्लिक्ट, उसके फ्यूचर की जो बात आई थी सविता की, वो हम मैच कर सकते थे एल्डर वुमेन से। ट्रेड 4, लैक ऑफ रियलाइजेशन, क्यों? शी इज अनअवेयर ऑफ हर कंडीशन, वो छोटी है अभी तो उसे पता ही नहीं है अपनी कंडीशंस के बारे में, वो ट्रैप हुई हुई है इस कस्टम में। ठीक है, तो ये सारी ट्रेड्स हैं सविता के। ओवरऑल सविता रिप्रेजेंट साइलेंट सफरिंग एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये आपको बताना है। मुकेश के फादर का देखते हैं, कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं। कैरेक्टर ट्रेट 1, हेल्पलेसनेस डिस्पाइट हार्ड वर्क ही कैन नॉट इम्प्रूव हिज लाइफ। ठीक है, हम देख सकते हैं कि हार्ड वर्क करने के बाद जो मुकेश के फादर थे, जब भी वो जो है लाइफ को अपनी इम्प्रूव नहीं कर पाए। और उसके बाद ट्रेट 2, डिसिप्लिन, ही कॉन्टिन्यूस वर्किंग टायरलेसली। ट्रेड 3, एक्सेप्टेंस, बिलीव्स इन फेट, वो एक्सेप्ट कर देती हैं उनकी जो माँ है। ठीक है, और मुकेश की बिलीव करते हैं अपनी फेट के अंदर और कंटिन्यूज हाँ ट्रेडिशनल वर्क, उसके बाद भी ट्रेडिशनल वर्क कंटिन्यू करते हैं। ट्रेड 4, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ देखी गई? स्ट्रगल बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एबिलिटी। ओवरऑल ही रिप्रेजेंट द ट्रैप जनरेशन बाउंड बाय पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन। यू हैव टू एक्सप्लेन दीज लाइन्स विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम दी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी स्टोरीज। ओके, अब देखते हैं मुकेश की ग्रैंड मदर का कैरेक्टर। ट्रेट 1, बिलीव इन डेस्टिनी, वो डेस्टिनी पे बिलीव करती हैं। शी एक्सेप्ट सफरिंग एज फेट, है ना, वो एक्सेप्ट करती हैं सफरिंग को कैसे? फेट की तरह, कि उनका वो नसीब है, उनका वो फेट है कि वो इस बैंगल मेकिंग कस्टम में जुड़ी हुई हैं और जो है कर रही हैं इस काम को। ठीक है, ट्रेट 2, लैक ऑफ रियलाइजेशन, डज नॉट क्वेश्चन द सिस्टम, उनको जो है पता ही नहीं है, वो भी ऑब्वियसली इलिटरेट है तो उनको भी नहीं पता कि वो किस चीज़ के अंदर फंसी हुई हैं और लॉज क्या कहते हैं, है ना। उस सोसाइटी से बाहर वो एक्सप्लोर कभी उन्होंने किया ही नहीं ग्रैंड मदर ने, तो इसलिए वो भी क्वेश्चन नहीं करती सिस्टम के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। ट्रेड 3, इमोशनल कंडीशनिंग, जस्टिफाइज एक्सप्लॉयटेशन एज ट्रेडिशन। अब इमोशनल कंडीशनिंग क्या है? इसमें क्या है कि वो जस्टिफाई कर देती हैं किसको, कि जो काम है बैंगल मेकिंग का ये एक ट्रेडिशन है उनके लिए, है ना। वो शौक से वहाँ के बच्चे हों बड़े हों इस काम को करते हैं, इसको एक्सप्लॉयटेशन को एक नॉर्मल मानते हैं वो। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए, शी सिंबलाइजेस एक्सेप्टेंस ऑफ जनरेशन पॉवर्टी विदाउट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या सिंबलाइज करती हैं वो, कि एक्सेप्ट करना जनरेशनल पॉवर्टी को विदाउट रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वन लाइन देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं पूरे एक्सट्रैक्ट का। द एक्सट्रैक्ट रिवील्स हाउ पॉवर्टी, कास्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन trap generations, while Mukesh's dream represents rare hope and transformation। ठीक है, ये हम चीज़ पूरे एक्सट्रैक्ट में हमने इस वाले एक्सट्रैक्ट में देखी है। तो यहाँ पे हमने दोनों ही एक्सट्रैक्ट को कंप्लीट कर लिया है, साहिब आलम को वाले एक्सट्रैक्ट को भी, एक्सट्रैक्ट 1 और एक्सट्रैक्ट 2 मुकेश। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर, सेकेंड चैप्टर। अब इसको आप जो है रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे? देखिए, आपको जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो अपने एग्ज़ाम से पहले बार बार सुननी है फिर भी। और दूसरी बात ये है कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। वोकैबलरी जो मैंने आपको दी है इंपॉर्टेंट वोकैबलरी, कैरेक्टर एनालिसिस, ये सब अच्छे से देखें और पढ़ें। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर। अब मैं आपसे यही कहूँगी, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, दिस चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। आपके कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं, इंस्पिरेशनल होते हैं, कि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट या और अच्छे से आपको जो है पढ़ाया जाए। तो इसलिए प्लीज़ आप फीडबैक भी दिया करिए। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड टेकिंग योर इंटरेस्ट इन द सेशन, इन द लेक्चर। एंड कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं, ये लास्ट तक मेरे साथ बने रहते हैं, तो मैं उन लोगों को स्पेशल अप्रिशिएशन करना दूंगी, क्योंकि भाई देखिए, पूरी वीडियो को देखना शुरू से लेकर आखिर तक समझना, ये बहुत अच्छी बात है। उन्हीं स्टूडेंट्स को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, तारीफ़ करती हूँ अपनी सेशंस में, अपनी वीडियोस में। ठीक है, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखते हैं ना तो ही आपको समझ में आता है। अब जैसे ये पार्ट्स में मैं वीडियोस बना रही हूँ, पार्ट 1, 2 एंड 3, तो अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा, 3 पे आ गए, तो आप कैसे समझ पाएंगे? पार्ट 1 नहीं देखा, 3 पे आ गए, 3 नहीं देखा, 1 2 करा, कंप्लीट कर लिया, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए आपको पूरे चैप्टर्स को अटेंड करना है, एक्सप्लेनेशन को देखनी है। लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट दिस।
So I will be meeting you in the next chapter, next video, next topic. Thank you for watching. Have a nice evening ahead. अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, ठीक है. Now I am ending this session.